हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड की सीरीज में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूं। जिसने वो वीडियोस ना देखी हो आराम से जाना यूट्यूब चैनल पे, उसकी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना चुका हूं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी बन चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 1 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेसन नंबर 1 चल रहा था हमारा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। तो इस सीरीज की शुरुआत मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 2 वीडियोस बना भी चुका हूँ जहां पे मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी किया और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले वो भी टॉपिक में डिस्कस कर ली है। आज की वीडियो में ये समझेंगे कि एक तो पहली बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये नाम भी होते हैं इसके। अब पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा सा, क्या कि हाउ मच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन द इकोनॉमी प्रोड्यूस, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर हम कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूं तो हम सब जानते हैं कि चाहे वो कंज्यूमर हो, मतलब अगर हमारी एक क्लोज्ड इकोनॉमी भी है उसमें भी कंज्यूमर होगा और हमारा क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा। और ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो कंज्यूमर है वो अपने गुड्स और अपनी सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। दोनों ही जो है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, वो दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई जो प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन किसका, यानी कि ये करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन इसमें भी किसकी जरूरत पड़ती है, कंज्यूमर्स की। कैसे पड़ती है, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर एक प्रोड्यूसर को भी प्रोडक्शन करना है तो उसे कुछ चीजें चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि भाई जब तक वो रॉ मटेरियल नहीं उठाएगा सोसाइटी से, वो प्रोडक्शन कैसे करेगा। अब वो क्या कर सकता है वो समझते हैं। तो प्रोड्यूसर को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर 4 चीजें चाहिए होती हैं। एक चीज होता है लैंड, है ना, यानी कि जमीन है भाई, जमीन लैंड। दूसरा लेबर, मजदूर चाहिए हमें काम करवाने के लिए। कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीजें चाहिए होती हैं एक प्रोड्यूसर को क्या करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब भाई अगर मान लो एक प्रोड्यूसर है, अब उसे कुछ भी किसी चीज की प्रोडक्शन करनी है, सपोज करो अब एक प्रोड्यूसर ने मार्कर बनाया होगा, उसका काम क्या है, वो रॉ मटेरियल यूज करता है और मार्कर बनाता है। अब उस मार्कर बनाने के लिए उसने कुछ मशीन सेटअप करी होंगी। अब उस मशीन के लिए, अब वो मशीन रखी तो आसमान में जाएगी नहीं, रखोगे तो जमीन पे ही। अब उसके लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए सबसे पहले तो। हाँ भाई अपने लैंड ले लिया। अब जो मालिक है वो सारे काम खुद तो नहीं करेगा, अब उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कुछ मजदूर भी चाहिए होंगे, तो उसने क्या किया, फिर वो कुछ लेबर्स हायर किए। अब कैपिटल भी चाहिए होगा, भाई मशीन फ्री में तो आएगी नहीं, पैसे लगेंगे। उसी पैसे में क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्योंकि कैपिटल का मतलब भी क्या होता है, वो पैसा जो स्टार्टिंग में एक बिजनेस पे लगाया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि वो माइंड जिसके जरिए वो बिजनेस चलेगा। लैंड के बदले वो क्या पे करेगा, वो पे करेगा यहाँ पे रेंट। ठीक है, लेबर के बदले क्या पे करेगा, यहाँ पे वो वेजेस या फिर सैलरी, या तो मजदूरी देगा यानी कि दिहाड़ी देगा, या फिर कुछ इंप्लॉइज ऐसे होंगे जो सैलरी बेसिक पे होंगे, सैलरी देगा। फिर कैपिटल के बदले यानी कि वो पैसा तो उसने मार्केट से उठाया, क्योंकि भाई कैपिटल जो है ना वो जरूरी नहीं खुद का ही हो। अब बाद में कैपिटल जो है उसको क्या देगा, वो इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट क्यों देगा, क्योंकि उसने पैसा मार्केट से उठाया है। अब कई बोलेंगे भैया कैपिटल जो है खुद की तो हो सकती है, भाई खुद की हो सकती है, लेकिन जब भी कभी किसी बिजनेस को हमें मान सकते हैं अगर एक्सपेंशन करना है, सेटअप करना है, तो उसे कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से लेना पड़ता है। मार्केट से यानी कि मैं कहता हूँ बैंक से लेगा, बैंक से लेगा तो बैंक से लिया है, इसका मतलब वो पैसा क्या है, बैंक का है, तो इंटरेस्ट पे करेगा। क्योंकि भाई देखो बैंक से मतलब ये पैसा बैंक का नहीं है, वो पैसा किसका है, सोसाइटी का। क्योंकि बैंक के पास उसका पैसा तो होता नहीं है, बैंक कहाँ से पैसा लेता है, वहां पे हमारे से जो आम पब्लिक होते हैं वही तो पैसा जमा करवाते हैं, और उस पैसे को जो है बैंक यूज करता है लोन देने के लिए। अब उस लोन के बदले क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी कि वो पैसा कहीं ना कहीं किसको मिलता है, आम सोसाइटी का, फिर आम पब्लिक को ही मिलता है। तो रेंट, लैंड के बदले रेंट दे रहा है, लेबर के बदले वेजेस या फिर सैलरी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या देता है, ये प्रॉफिट। तो ये 4 चीजें हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर के ऊपर किस चीज को लेके, ताकि वो गुड्स और सर्विसेज उनसे ले सके। लेकिन प्रोड्यूसर भी बात जानता है कि अगर कंज्यूमर नहीं होंगे तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कौन करेगा, खुद प्रोड्यूसर तो करेगा नहीं। प्रोड्यूसर के नीचे बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते हैं, वो हेल्प करते हैं उस गुड्स की प्रोडक्शन करने में, और इसके बदले वो ये सारे फैक्टर प्रोडक्शन कहां से लेता है, कंज्यूमर से, और इसके बदले वो फैक्टर पेमेंट करता है, वो भी किसको, कंज्यूमर को, इस फॉर्म में।
तो ये चीज भी यहाँ पे ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे एक चीज समझाई कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कैसे आपस में दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे बात क्या है कि हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज कैन द इकोनॉमी प्रोड्यूस, एक इकोनॉमी कितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज द इकोनॉमी हैज इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है। यानी कि अगर मान लो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या आती है, रिसोर्सेज। एक प्रोड्यूसर के पास या फिर इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन किस लेवल पे होगी। जैसे कि लैंड कितनी है, लेबर कितनी है और कैपिटल कितनी है। यानी कि जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतनी बड़ी इंडस्ट्री, उतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकता है, और जिसके पास जितना कम पैसा, जितनी कम कैपिटल है, जितनी कम लैंड है, जितने कम लेबर है, वो उतना ही छोटा क्या है, बिजनेस है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जिसके पास जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वो उतनी अच्छी इकोनॉमी होगी, ठीक है, और उतने ही बेहतर तरीके से वहां पे सारे काम चल रहे होंगे। यानी कि पहला आंसर क्या आया कि भाई गुड्स और सर्विसेज कितनी बनेगी एक इकोनॉमी पे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, और यहाँ पे बात होती है कैपिटल विच इट कैन डिवोट टू द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स। बी पॉइंट क्या आता है, क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ दीज फैक्टर। सिर्फ फैक्टर होने ही काफी नहीं है, वो फैक्टर कितने एफिशिएंट वे से काम करें ये भी काफी जरूरी है। यानी कि फैक्टर प्रोडक्शन है तो, लेकिन सपोज करो वो काम ही नहीं कर पाया एफिशिएंट तरीके से, फिर क्या फायदा ऐसे फैक्टर प्रोडक्शन का, कोई यूज नहीं है उसका। मतलब एफिशिएंसी होनी भी क्या है, बहुत जरूरी है। यूनिक की रिसोर्सेज हैं उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे इकोनॉमी इससे इकोनॉमी का किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, सी पॉइंट, द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द कम्युनिटी। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी जो है ना वो किस लेवल की अवेलेबल है। जैसे सपोज करो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो वेल डेवलप्ड है, क्योंकि वो लोग जो है ना ज्यादा काम एफिशिएंसी की वजह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से करवाते हैं। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बात समझाई थी कि दो तरह की टेक्निक होती है क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, लेकिन नुकसान क्या होता है उसका, एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि सबके बड़े बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे सी पॉइंट क्या आया कि नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी किस लेवल की यूज करें। अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, उसी लेवल का होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे जो है सारा का सारा डिपेंड करता है कि गुड्स और सर्विस किस लेवल की प्रोड्यूस की जाएगी। अब यहाँ पे एक नोट है काफी इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। It is possible over a period of time to bring additional land under cultivation. Suppose को यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चर की बात कर ली। अब हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर में मेन मुद्दा किस चीज का है, बाकी चीजों का बाद में है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, लैंड। यानी कि लैंड जो है वो कितनी इन्वॉल्व हो रही है। जितनी फालतू लैंड में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करूंगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के चांसेस क्या होंगे, उतने ही ज्यादा होंगे। हाँ मैं जानता हूँ कि कम लैंड में एफिशिएंट तरीके से खेती करने के तरीके होते हैं, लेकिन अगर लैंड ज्यादा होगी तो भाई एक तरीके से मैं प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ एफिशिएंट मेथड्स को यूज करके। तो यहाँ पर क्या बात की है, इट इज पॉसिबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग एडिशनल लैंड, कि हम जो है एडिशनल लैंड लेके आए अंडर कल्टीवेशन, किसमें, कल्टीवेशन में, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। पर हम एक चीज और जानते हैं कि लैंड जो है वो इस अर्थ पर लिमिटेड है। यानी कि हमें कुछ भी करके इसी लैंड को एफिशिएंट तरीके से यूज करना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्शन को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सके। इसके बाद टू हैव एन मोर लेबर, फिर हम मोर ज्यादा मजदूर भी लगा सकते हैं थ्रू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और उस पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है तो भाई हमें और प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। और प्रोडक्शन के लिए एक तो हमें ज्यादा लैंड चाहिए, और लैंड अगर ज्यादा नहीं भी है तो एफिशिएंट तरीके से काम करना पड़ेगा, लेकिन लेबर और लगाने पड़ेंगे ताकि काम और एफिशिएंट तरीके से हो। इसके बाद एंड टू इंक्रीज मशीन्स भी इंक्रीज करनी होगी, एंड अदर कैपिटल, और भी अगर हमें कैपिटल इक्विपमेंट की जरूरत है तो हमें वो भी इंक्रीज करने पड़ेंगे बाय मींस ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। और ये कैसे होगा, जब हम और ज्यादा पैसा लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि लैंड बढ़ाओ, लेबर्स बढ़ाओ, हायर इक्विपमेंट्स यूज करो, एफिशिएंट तरीके ढूंढो, इन सब में क्या लगता है, ज्यादा पैसा लगता है। इसलिए हमें कैपिटल एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा और ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा ताकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। और यही एक रीजन है कि एक्सपेंशन के लिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, लोन के ऊपर। लोन लेते हैं, बैंक्स यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक्स यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। इसके बाद क्या आता है, द क्वालिटी ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन आल्सो इम्प्रूव्ड एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलवेज बी रेज्ड थ्रू इनोवेशन एंड इन्वेंशन।
इसका मतलब क्या है कि अगर हमें टेक्नोलॉजी को अच्छे लेवल पे लेके जाना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इनोवेशन से और इन्वेंशन से। और इसी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर पैसा खर्च करते हैं किसके ऊपर, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक था, तो आगे देखते हैं। तो अब तक हमने समझा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर हम उसकी प्रोडक्शन को किस लेवल पे लेके जा सकते हैं और कैसे लेके जा सकते हैं। अब एक चीज और समझते हैं कि बातें भैया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। अब ये दो चीज डिस्कस करते हैं, फिर अब हम देखते हैं क्या कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, दूसरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है। तो अब आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले इस चीज को समझते हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो कि एक प्रोड्यूसर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ए मान लेते हैं इसे हम, प्रोड्यूसर ए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं प्रोड्यूसर ए की, तो भाई इसको प्रोडक्शन करना है, तो क्या इसके पास रिसोर्स लिमिटेड है या रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई सी पर्सनैलिटी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास रिसोर्स अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड ही है। और इसी की वजह से मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, ये बात मैंने आपको बताई कि ये प्रोड्यूसर है, इसके पास भी क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। यानी कि अभी चाहता क्या है कि भाई मैं ये वाली फैक्ट्री भी चला लूं, मैं ये वाली फैक्ट्री भी चला लूं, मैं ये वाली फैक्ट्री भी चला लूं। मतलब वो चाहता है कि अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर सके। लेकिन दिक्कत क्या है, इसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से इसे कोई सी इंडस्ट्री से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी किसी इंडस्ट्री में जाके घुसेगा। फॉर एग्जांपल आपको एक और बेहतर एग्जांपल दिया था मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। सपोज करो मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूं और मेरी सैलरी है 50,000 रुपीज। फिर मुझे किसी दूसरी फर्म ने ऑफर किया कि सर हम आपको सैलरी देंगे 1,00,000 रुपए, ठीक है, तो आप हमारे पास आ जाओ। तो ये भाई कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं मेरी, कह रहे नहीं आप इस सैलरी के लायक नहीं हो, आप यहाँ आओ, हम आपको बेहतर सैलरी देंगे, 1,00,000 रुपये सैलरी देंगे, 50,000 को छोड़ो, ठीक है। तो अगर मान लो उन्होंने मुझे ये सैलरी ऑफर की 1,00,000, तो क्या मैं दोनों जगह काम कर सकता हूँ, क्या मैं ये सैलरी ले लूँ ये सैलरी ले लूँ? नहीं। अगर मुझे इस फर्म ए से फर्म बी में ज्वाइन करना है तो मुझे इस फर्म को हटाना होगा, तब मैं जाके फॉर्म बी में जाऊंगा। तो ये जो 50,000 मैंने दिए हैं ना, जो 50,000 मैंने सैक्रिफाइस किए, इसी को पता है क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किस चीज के लिए? एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जंप करने के लिए। मतलब मैंने क्या खोया है, क्या चीज पाने के लिए। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे देखो, ठीक है, मान लो एक लैंड है, वहां पे एक किसान खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है। वो दो चीजें उगाता है, एक गेहूं, एक कॉटन की बेल्स, कॉटन यानी कि अब उसे क्या लगा है, देखो स्टार्टिंग में गेहूं बिल्कुल भी नहीं उगाता था, स्टार्टिंग में वो 100 मिलियन बेल्स लगाते थे किसके, कॉटन के। फिर से क्या लगा कि भाई गेहूं की डिमांड मार्केट में कम नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करो मैं गेहूं भी उगाना शुरू कर दूं। पर दिक्कत है लैंड लिमिटेड है, या तो वो सारा प्रोडक्शन किसमें यूज करेगा, यानी कि 100 की 100 बेल्स कॉटन के उगाएगा, या फिर वो कुछ ना कुछ जमीन का हिस्सा काटे, उस पे कॉटन को छोड़ के गेहूं उगाना शुरू कर दिया। उसने ये करना शुरू किया। उसने देखा कि भाई एक काम करता हूं, अब से 100 मिलियन बेना लगा के 80 लगाता हूं और 20 इसके बढ़ा लेता हूं, किसके, कॉटन के, सॉरी गेहूं के। फिर उसने देखा कि भाई गेहूं ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है कॉटन से, तो काम करता हूं गेहूं की प्रोडक्शन को बढ़ाता हूं। तो अब भाई जब गेहूं की प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो कॉटन की कम होगी, क्यों, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो बस 80 से फिर यहाँ पे कितने हो गए, 60, यहाँ पे कितना हो गया, 20 से 40, 60 से 40, 40 से 60, 40 से 20, 60 से 80। तो फिर इसने एक टाइम ऐसा आया, उसने देखा कि भाई कॉटन में कुछ नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है गेहूं से, कॉटन की प्रोडक्शन 0 कर दी और गेहूं की 100 कर दी। तो यहाँ पे कुछ खास चीजें समझने वाली वो समझते हैं, अगर हम वो डिस्कस करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले चेंज कितने का आ रहा है, चेंज काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या लिखा कि जब यहाँ पे 20 की प्रोडक्शन बढ़ाई, यहाँ पे 20 की कम की, फिर 20 की बढ़ाई, 20 की कम की, 20 की बढ़ाई, 20 की कम की, 20 की प्रोडक्शन बढ़ाई, 20 की, यानी कि जितनी की प्रोडक्शन बढ़ रही है ना उतने की कम हो रही है। तो इस केस में जो हमारा पीपीसी कर्व बनेगा वो बनेगा कांस्टेंट रेट का, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जितना सैक्रिफाइस है उतना ही गेन है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी को क्या बोलते हैं, एमआरटी, क्या बोलते हैं, एमआरटी। और ये होता है पीपीसी का स्लोप, ध्यान रखना इस बात का। एमआरटी हमारे कहता है पीपीसी का स्लोप। एमआरटी का मतलब पता है क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एमआरएस तो मार्जिनल वो तो होता है कंज्यूमर्स के लिए, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम जो है वो कितनी चीजों को, कितनी रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक नई अपॉर्चुनिटी को गेन करने के लिए। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कि जितने का सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं उतने हमें गेन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस हमारा यहाँ पे चल रहा है, ये हमारा यहाँ पे हो रहा है। अभी देखो ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पीपीसी का कर्व। जनरली पीपीसी का कर्व यूं होता है, अब ये मान सकते हो ये रहा, ठीक है। अब मैं एक बार पीपीसी को एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो कहां बनाऊं, इस एरिया में यहाँ समझो,
ये रफ वर्क बना देते हैं। ये हमने बनाया पीपीसी का कर्व, ठीक है। अब ये पीपीसी हमारा है एक, ठीक है। अब पीपीसी के अंदर ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ पॉइंट मान लो ये मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ऐसे मान लिया। एक पॉइंट मैंने इसके ऊपर मान लिया, इसको डी मान लेते हैं। एक पॉइंट मैंने बाहर मान लिया जो पॉइंट ई और है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, इसको हम पता क्या बोलते हैं, जो हमारे लिए ए बी सी पॉइंट है इसको हम बोलते हैं अचीवेबल पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जो हम अचीव कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि पीपीसी के अंदर जो भी पॉइंट होते हैं सारे क्या होते हैं अचीवेबल पॉइंट्स, उन्हें हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अगर जो ये वाला पॉइंट है ए बी सी, इसका मतलब पता है क्या है कि यहाँ पे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज नहीं किए गए हैं। अगर हम अपने हर एक रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करते तो हम जो है वो इस लाइन पे लाइक करते, जो लाइन है ना ये पीपीसी, इस पे लाइक करते। ये चीज ध्यान रखना। अब एक बात और आती है कि भैया ये यूएफ क्या कर रहे हैं, ये वो पॉइंट है जो कौन से अनअचीवेबल, यानी कि वो पॉइंट जिसको हम अचीव ही नहीं कर सकते, अनअटेनेबल पॉइंट है ये, नॉन अटेनेबल पॉइंट, क्योंकि यहाँ तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ तक पहुंचने का एक ही जरिया है, अगर हम अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं उसको एडवांस कर दे दो, यानी कि कुछ ना कुछ इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दें, तब जाके हम यानी कि नए रिसोर्सेज खोज रहे हैं, तब जाके हम इन पॉइंट्स को अचीव कर सकते हैं। वरना जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हम इन पॉइंट्स को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, नॉन अटेनेबल पॉइंट्स, ये हमारा अचीवेबल पॉइंट है। और डी हमारा वो पॉइंट दिखाता है कि हम जो है अपने रिसोर्सेज को इस पॉइंट पे एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। अब ये देखो, ये हमारा रेशियो दिखा रहा है कि कितने का सैक्रिफाइस हो रहा है, कितने गेन हो रहा है। दोनों का रेशियो क्या है, 1:1, यानी जितना सैक्रिफाइस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है। और ये कैसे पता लगता है, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, एमआरटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो के लिए। तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा दिया, मैंने आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझा दिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। वैसे आप लोगों ने पहले भी बहुत सारी सीरीज में पढ़ रखा होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तरीके से कि कौन से पॉइंट अचीवेबल है, कौन से अचीवेबल नहीं है, ठीक है। और कहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, कहाँ पे यूज नहीं हो रहे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके और भी टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।